वेलकम टू रिलायबल न्यूज एनालिसिस। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। स्वीकार कीजिए डॉक्टर अशोक कुमार का। हम लोग इस समय नेशनलिज्म इन यूरोप, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, फर्स्ट चैप्टर क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी बुक सीबीएसई सिलेबस के अनुसार। यह चैप्टर के स्टडी से न सिर्फ क्लास 10 के स्टूडेंट्स को फायदा होगा, 100% प्रिपरेशन होगा, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यूपीएससी, बीपीएससी, अदर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट्स को भी इससे काफी अधिक फायदा होगा। हम लोग लगातार डिफरेंट एपिसोड्स में राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का विस्तार से विश्लेषण कर रहे हैं। आप लोग काफी गौर से पूरे वीडियो को लगातार सुनते जाइएगा। आप लोग का 100% प्रिपरेशन होगा। किसी भी कीमत पर 95 से लेकर 100% तक मार्क्स आपको इस सब्जेक्ट में आएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। जहां तक आज के टॉपिक का सवाल है, तो वी आर गोइंग टू रीड फर्स्ट ऑफ ऑल द राइज एंड फॉल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एक कंट्रीब्यूशन था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म एक साधारण गरीब परिवार में हुआ था और वह उसका जन्म कोर्सिका आइलैंड में हुआ था। 1763 में कोर्सिका आइलैंड में उसका जन्म हुआ था। कोर्सिका के ऊपर फ्रांस का आधिपत्य था। नेपोलियन शीघ्र ही फ्रांस की सेना में भर्ती हो गया, लेकिन नेपोलियन ने अपनी योग्यता के बल पर, अपनी एफिशिएंसी के बल पर लगातार सेना में प्रोग्रेस करते हुए फ्रांस के आर्मी चीफ के पोस्ट तक पहुंच गया। नेपोलियन एक साधारण सैनिक से फ्रांस के आर्मी चीफ के पोस्ट तक पहुंच गया। नेपोलियन जिस समय फ्रांस का मिलिट्री कमांडर था, चीफ ऑफ आर्मी था, उस समय फ्रांस में डायरेक्टरी का शासन था और डायरेक्टर्स, सभी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे थे। फ्रांस के खजाने की लूट करने की होड़ डायरेक्टरी के शासन के अंतर्गत मची हुई थी और इन सभी घटनाओं को नेपोलियन बोनापार्ट अपनी मुक्त आंखों से देख रहा था। इससे पूर्व जैकोबिन पार्टी का शासन हुआ था। रॉबस्पियर, सेंट जस्ट और दांते ने रेन ऑफ टेरर यानी आतंक का शासन कायम किया था फ्रांस में, जिसके अंतर्गत हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस तरह से 1789 में फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ था, जिन आइडियल्स को लेकर के, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज द स्लोगन, तो जिस स्लोगन को लेकर के, जिन आइडियल्स को लेकर के फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, वो आइडियल्स कहीं खो गया और उस आइडियल से समझौता हो गया। उस आइडियल्स के बजाय रॉबस्पियर, सेंट जस्ट और दांते के नेतृत्व में जैकोबिन की जो सरकार थी, वो आम लोगों का खून बहा रही थी। पूरी फ्रांस की धरती निर्दोषों के खून से लाल हो चुकी थी जैकोबिन पार्टी के शासनकाल में। और इस परिस्थिति में जैकोबिन पार्टी का जो अंत हुआ, तो एक अत्यंत कमजोर और भ्रष्ट सरकार की स्थापना फ्रांस में हो गई, जिसको डायरेक्टरी के शासन के नाम से जाना जाता है। लेकिन डायरेक्टरी के शासन के दौरान फ्रांस की शासन व्यवस्था और काफी धूल धूसरित हो गई और इसी परिस्थिति में फ्रांस के सेनाध्यक्ष
नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रांस की सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। नेपोलियन ने इस समय कहा था कि मैंने फ्रांस के ताज यानी क्राउन को धूल में पड़ा देखा था और उसे तलवार की नोक से उठाकर अपने सिर पर रख लिया। अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी के शासन काल को धूल की संज्ञा दी थी और कहा था कि डायरेक्टरी के शासन काल में शासन नाम की कोई चीज नहीं थी, सर्वत्र लूटपाट भ्रष्टाचार का बोलबाला था। और इस परिस्थिति में मैंने तलवार के बल पर यानी एक मिलिट्री कू करके, एक सैनिक विद्रोह करके मैंने शासन अपने हाथों में कर लिया। फ्रांस के लोग डायरेक्टरी के शासन से और रॉबस्पियर, सेंट जस्ट और दांते के आतंक के राज्य से, रेन ऑफ टेरर से जिस प्रकार से उबे हुए थे, ऐसे लोगों ने नेपोलियन के द्वारा शासन को हस्तगत किए जाने का खैर मकदम किया, स्वागत किया, क्योंकि नेपोलियन हमेशा अपने आप को क्रांति का पुत्र यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सन बतलाता था। नेपोलियन अपने आप को फ्रेंच रिवॉल्यूशन का सन बतलाता था। और इस प्रकार से जब नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन की सत्ता को अपने हाथों में संभाल लिया तो फ्रांस की जनता ने इसका वार्म वेलकम किया और नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस की सेनाओं को यूरोप के विभिन्न भागों में भेजा गया। और नेपोलियन इस समय एक अनडिफीटेबल रूलर बन गया पूरे संसार के लिए, खास करके पूरे यूरोप के लिए। जहां जहां नेपोलियन की सेना गई वहां विरोधी सेनाओं को राउंड दिया गया। यूरोप के विभिन्न देशों की सेनाएं नेपोलियन की सेना के सामने नतमस्तक होती चली गई। नेपोलियन का एक बड़ा फ्रेंच इंपायर यूरोप में कायम हो गया। सभी छोटे छोटे राज्यों इटली, जर्मनी, स्पेन इत्यादि को, हॉलैंड इत्यादि को, सबको नेपोलियन वन बाय वन करके जीतता चला गया। और इस तरह से एक ऐसी स्थिति बन गई कि नेपोलियन का कोई विरोध करने वाला नहीं बच गया यूरोप में और दुनिया में। इस समय दुनिया का मतलब लगभग यूरोप ही समझा जाता था। तो अब यूरोप में नेपोलियन के खिलाफ कोई आवाज उठाने वाला नहीं था। लेकिन नेपोलियन इस समय भी विश्व विजेता नहीं बन सका था। नेपोलियन की इच्छा थी विश्व विजेता बनने की, लेकिन नेपोलियन के विश्व विजेता बनने के रास्ते में दो प्रमुख दुश्मन थे। एक था रूस का राजा जार अलेक्जेंडर फर्स्ट और दूसरा इंग्लैंड। जार अलेक्जेंडर फर्स्ट काफी ताकतवर था और वो नेपोलियन हो या किसी से भी नहीं डरता था। और दूसरी तरफ इंग्लैंड जो दुनिया का सबसे पावरफुल कंट्री था, जो डेमोक्रेसी की दुहाई देता था, डेमोक्रेसी का प्रोटेक्शन और प्रचार प्रसार की बात करता था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से अगर कोई देश खुश था तो वो इंग्लैंड सिर्फ था, क्योंकि इंग्लैंड को लगता था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ डेमोक्रेटिक रिवॉल्यूशन एंड आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड बी सेट अप इन फ्रांस। तो डेमोक्रेसी के आगमन के नाम पर इंग्लैंड ने फ्रांस के रिवॉल्यूशन का और फ्रांस के रिवॉल्यूशनरी इंसिडेंट्स का जो है सपोर्ट किया था। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट इंग्लैंड से भी दो दो हाथ करना चाहता था, इंग्लैंड को भी शिकस्त देना चाहता था, क्योंकि इंग्लैंड को जब तक वो शिकस्त नहीं देता तब तक नेपोलियन विश्व विजेता नहीं बन सकता था। और दूसरी तरफ जार अलेक्जेंडर फर्स्ट रूस का राजा था। लेकिन नेपोलियन ने सोचा कि सबसे पहले क्यों नहीं हम इंग्लैंड से निपटते हैं, क्योंकि जार अलेक्जेंडर फर्स्ट जो है एक मुडियल टाइप का आदमी था, उसको बातचीत से करके भी उसको बहलाया फुसलाया जा सकता था, लेकिन इंग्लैंड को बहलाया फुसलाया नहीं जा सकता था। इसलिए नेपोलियन ने एक बड़ी नौसेना लेकर के इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण कर दिया।
इंग्लैंड वॉज एन आइलैंड कंट्री, और इस कारण से इंग्लैंड का नेवल पावर सबसे ताकतवर था। कोई भी देश इंग्लैंड को नेवल पावर में अगर हराता तभी इंग्लैंड को वो हरा सकता था, इंग्लैंड पर चढ़ाई कर सकता था। और इसलिए नेपोलियन ने एक बड़ी नेवल फोर्स गठित किया। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि नेपोलियन का इन्फेंट्री यानी स्थल सेना सबसे पावरफुल था, लेकिन इंग्लैंड पर जीत के लिए नौसेना यानी नेवी, पावरफुल नेवी का जरूरत था। इसलिए नेपोलियन ने एक बड़ी नेवी, बड़ी पावरफुल नेवी का निर्माण किया और इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया। लेकिन नेपोलियन को पहली बार जीत नसीब नहीं हुई। अब तक नेपोलियन जितने युद्धों में जाता था उसमें वो जीत जाता था। कहा जाता था कि वो दिमागों में ही युद्ध जीतता था। कहा जाता था कि युद्ध से पहले ही वो रात में युद्ध जीत लेता था, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी ऐसी होती थी कि उस स्ट्रैटेजी के आगे, रणनीति के आगे दुश्मन सीधे ढेर हो जाते थे। युद्ध के मैदान में कोई मुकाबला ही नहीं होता था। नेपोलियन कहता था कि मेरे हाथ में कोई लकीर नहीं थी, मैंने तलवार की नोक से लकीर बना लिया। नेपोलियन कहा करता था कि मेरे डिक्शनरी में इम्पॉसिबल, असंभव नाम का कोई शब्द ही नहीं है। दुनिया में हर कुछ मेरे सामने संभव है। और इसलिए नेपोलियन ने एक बड़ी नेवी का निर्माण करके इंग्लैंड पर हमला किया। घमासान युद्ध हुआ। इंग्लैंड का नेवल चीफ एडमिरल नेल्सन मारा गया। नेपोलियन को सिर्फ सफलता के रूप में यही मिली कि एडमिरल नेल्सन मारा गया, लेकिन इंग्लैंड को पराजित नहीं किया जा सका। यह नेपोलियन की पहली असफलता थी। इसके बाद नेपोलियन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको लगा कि सबसे पहले इंग्लैंड के इकोनॉमी को चोट करना पड़ेगा, इंग्लैंड को आर्थिक रूप से कमजोर बनाना पड़ेगा, तब इंग्लैंड से जीत प्राप्त करना संभव है। और इसके लिए उसने कॉन्टिनेंटल सिस्टम का ऐलान किया। मिलान नामक जगह से एक घोषणा किया कि कोई भी देश इंग्लैंड के साथ व्यापारिक रिलेशन नहीं रखेगा। नेपोलियन के इस घोषणा को मिलान डिक्लेरेशन या कॉन्टिनेंटल सिस्टम इत्यादि नामों से जाना जाता है। नेपोलियन का इस समय पूरे संसार में यह दहशत था कि नेपोलियन की इस घोषणा का कोई उल्लंघन करने का किसी में ताकत नहीं था, क्योंकि जो भी घोषणा का उल्लंघन करने का प्रयास करता, नेपोलियन उसको तुरंत कुचल करके रख देता। जो राजा ऐसा करता, नेपोलियन उसको 6 इंच छोटा कर देता। और इस परिस्थिति में कोई भी नेपोलियन की इस मिलान डिक्लेरेशन या कॉन्टिनेंटल सिस्टम का विरोध कोई नहीं कर पाया। लेकिन जो छोटे मोटे राजा थे, उनकी आशा की एक किरण थी जार अलेक्जेंडर फर्स्ट, रूस के राजा। उन्होंने जार अलेक्जेंडर फर्स्ट को राजी किया कि कोई नहीं कर सकता नेपोलियन के मिलान डिक्लेरेशन का विरोध, आप कर दीजिए, क्योंकि आपको दुनिया में किसी से डर नहीं लगता है। और जार अलेक्जेंडर फर्स्ट इसके लिए सहमत हो गए, कहे कि हां, हमको दुनिया में किसी से डर नहीं लगता है। और इसलिए उसने, जबकि रूस को इंग्लैंड से परंपरागत दुश्मनी थी, इंग्लैंड से रूस को किसी प्रकार का कोई एफिनिटी नहीं था, लेकिन सिर्फ नेपोलियन के इस घोषणा का विरोध करने के लिए रूस के राजा जार अलेक्जेंडर फर्स्ट ने घोषणा कर दिया कि हम इंग्लैंड के साथ व्यापार करेंगे और व्यापारिक जहाज हम भेजते हैं, और मिलान डिक्लेरेशन वगैरह को कोई वैल्यू नहीं देते हैं। अब इसके बाद एक ही जो है समस्या थी, इसका एक ही परिणाम था कि नेपोलियन और जार अलेक्जेंडर फर्स्ट के बीच एक घमासान युद्ध होता। लेकिन नेपोलियन जानता था कि रूस को हराना इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि इतिहास में कोई देश अब तक रूस को हरा ही नहीं पाया है। इसलिए नेपोलियन दिमाग का सहारा लेना चाहता था। उसने जार अलेक्जेंडर फर्स्ट को बहला फुसला करके काम करने का निश्चय किया। उसने कहा कि आपसे हम मिलना चाहते हैं। तो जार अलेक्जेंडर फर्स्ट कहा कि मिलना चाहते हो, कहो मेरे यहां आओ, मिलो। तो कहा कि नहीं, से दोनों समुद्र में मिलेंगे। तो कहा ठीक है। तो एक जहाज लेकर के नेपोलियन गया और एक जहाज लेकर के जार अलेक्जेंडर फर्स्ट आया। दोनों का जहाज का समुद्र में मिलन हुआ और समुद्र में ही दोनों के बीच बातचीत हुई।
नेपोलियन ने इस समय पूरा वर्ल्ड का मैप दिखाया जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट को, और मैप को कहा कि हम दोनों दो शेर हैं दुनिया में, आधा आधा मैप को बांट लेते हैं, आधा दुनिया आपका आधा दुनिया मेरा। जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट बड़ा खुश हुआ नेपोलियन से, कहा कि सही कहते हो। नेपोलियन ने बड़ी चतुराई का परिचय दिया। नेपोलियन को मतलब था यूरोप से, और इसलिए यूरोप का हिस्सा उसने अपने हिस्से में ले लिया, और एशिया अफ्रीका इत्यादि दे दिया रूस को। और इस प्रकार से नेपोलियन ने सोचा कि जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट को कॉन्टिनेंटल सिस्टम और यूरोपियन पॉलिटिक्स से सदा के लिए दूर कर देंगे। वही एशिया अफ्रीका के देशों के ऊपर आक्रमण करते रहेगा, जीत हासिल करते रहेगा, और यूरोप से वो दूर रहेगा। यूरोप में हमारे रास्ते में ये कांटा नहीं बनेगा, और उसका ये प्रयास सफल हो गया। लेकिन यूरोप के अन्य सभी जो छोटे छोटे राजा महाराजा थे, उन्होंने जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट को समझाया, कहा कि आपको तो बेवकूफ बना दिया, एशिया अफ्रीका में रखा हुआ क्या है जो वो आपको दे दिया है? वो दिया क्या? ये तो आप ऐसा कभी भी चाहते तो जीत लेते, आपको दिया कौन सा? आपको तो यूरोप से बाहर कर दिया, दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह आपको निकाल करके बाहर कर दिया यूरोप से। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। तब जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट को अपनी भूल का एहसास हुआ, कहा कि हाँ से तो हमको बाहर कर दिया यूरोप से। कहा कि नहीं, तब इसका मतलब हम कॉन्टिनेंटल सिस्टम को नहीं मानेंगे। और उसने जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट ने फिर से एक बार ऐलान कर दिया कि हम कॉन्टिनेंटल सिस्टम का उल्लंघन करेंगे। अब नेपोलियन के पास कोई चारा नहीं था जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट और रूस के खिलाफ सैनिक कार्रवाई के। नेपोलियन जो है अपने चुनिंदा सैनिकों और कमांडर्स को लेकर के 1812 ईस्वी में जो है रूस के ऊपर आक्रमण कर दिया। अपने 60,000 चुनिंदा सैनिकों के साथ नेपोलियन ने रूस के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन रूस में उसकी बहुत बुरी दुर्गति हुई। जैसा कि इतिहास में कहावत है कि रूस से कोई जीत नहीं सकता, तो जीत नहीं सकता उसका कारण मिलिट्री नहीं है, सैनिक नहीं है, उसका कारण है वहां का क्लाइमेट। रूस का नेचुरल क्लाइमेट ऐसा है, ज्योग्राफिकल क्लाइमेट ऐसा है, वहां का टोपोग्राफी ऐसी है, कहीं पहाड़, कहीं जंगल, कहीं दलदल, कहीं नदी, कहीं सुखाड़ मरुस्थल, कि उसमें चल चल करके और दलदल में फंस करके और ठंडा मार करके आदमी मर जाता है। नेपोलियन के साथ भी यही दुर्गति हुई। जार ने नेपोलियन का सामना नहीं किया, बल्कि जार ने क्या किया कि जिन इलाकों पर नेपोलियन ने अटैक किया, उन इलाकों में फसलों को आग लगा दिया, घरों को आग लगा दिया, कुएं में जहर घोल दिया, ताकि नेपोलियन को खाने के लिए न एक अनाज मिला और न पीने के लिए एक गिलास पानी मिला। और उसके बाद वो पीछे हो गया। जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट अपनी सेना को लेकर के पीछे और अपने लोगों को लेकर के पीछे चला गया, और पीछे लौटता गया जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट, और लौटते लौटते हम तो गत्वा रूस की राजधानी मॉस्को पर कब्जा हो गया नेपोलियन बोनापार्ट का। तो अब लगा नेपोलियन बोनापार्ट को कि अब तो जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट आएगा, मेरे सामने झुकेगा, मेरे सामने गिड़गिड़ाएगा, अब इससे समझौता करेंगे। लेकिन 1.5 महीना तक नेपोलियन रुका रहा मॉस्को में। 1.5 महीना तक जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट नहीं आया। इस बीच नेपोलियन के अधिकांश सैनिक जहर वाला पानी पीने से मर रहे थे, ठंडा के चलते मर रहे थे, थकान के चलते मर रहे थे, भूखे नंगे और बीमारियों से ग्रसित हो चुके थे। वहां का क्लाइमेट उनको सूट नहीं कर रहा था, और इस परिस्थिति में नेपोलियन के अधिकांश सैनिक मर गए। अब नेपोलियन को महसूस होने लगा कि जब उसके सभी अधिकांश सैनिक जब मर चुके हैं, तो अब तो मेरी सुरक्षा को भी खतरा है। अगर जार कहीं घेर करके अटैक कर दिया तो अब हम क्या करेंगे? और इसलिए उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, वो मॉस्को से लौटने लगा। जब मॉस्को से लौटने लगा नेपोलियन, तो जार्ज अलेक्जेंडर फर्स्ट ने सेना के साथ आक्रमण कर दिया नेपोलियन पर, और आक्रमण करके सिर्फ उसका रास्ता रोका, जो रास्ता था, मुख्य मार्ग था लौटने का, उस मुख्य मार्ग से उसको डाइवर्ट कर दिया, और उसको पहाड़, जंगल और पठार और दलदल का रास्ता पकड़वा दिया।
ताकि उसको लौटने का रास्ता नहीं मिल सके, बिना रास्ता के चले। और बिना रास्ता के रूस इतना बड़ा देश, इतना अभी भी संसार का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है, उतना बड़ा एरिया से लौटना बहुत डिफिकल्ट था। नेपोलियन की सेना थक करके, भूखी रह करके, रोगग्रस्त होकर के मरती गई। खुद एक जगह दलदल में नेपोलियन फंस गया। नेपोलियन एक जगह दलदल में रास्ते में लौटते समय ऐसा फंस गया कि उसके सैनिकों ने भी इनकार कर दिया उसको निकालने से। अब लगा कि नेपोलियन दलदल में ही फंस करके मर जाएगा। लेकिन नेपोलियन में मतलब ओरेटर का गुण था, एक बड़ा ओरेटर था नेपोलियन, भाषण देने की अद्भुत क्षमता थी। उसने दलदल में फंसे हुए में भी अपने सैनिकों को एड्रेस किया और उसको जोश दिलाया कि जब तुम्हारा कमांडर दलदल में फंसा हुआ है तो तुम्हारे लिए चैलेंज है। और इस प्रकार से उसके सैनिकों ने नेपोलियन के ओजस्वी प्रेरणा के बाद, भाषण के बाद नेपोलियन को दलदल से निकाल लिया। नेपोलियन लौट तो आया फ्रांस, लेकिन उसके सभी चुनिंदा सैनिक और मिलिट्री कमांडर रूस में या तो मर चुके या मारे जा चुके थे। और इस प्रकार से जितने नेपोलियन के विरोधी देश थे, इंग्लैंड, हॉलैंड, रसा, ऑस्ट्रिया, ये सभी अब देख रहे थे सभी घटनाओं को। नेपोलियन इस समय कमजोर हो चुका है, नेपोलियन के सभी सैनिक और मिलिट्री कमांडर मर चुके हैं। नेपोलियन अब नए नए सैनिकों को भर्ती कर रहा था। इन नए सैनिकों से पूरे यूरोप से लड़ना संभव नहीं था। और इस तरह से 1812 में नेपोलियन ने रूस पर आक्रमण किया था और ठीक एक वर्ष बाद 1813 ईस्वी में यूरोप के विभिन्न देशों ने नेपोलियन के ऊपर हमला कर दिया। इसको बैटल ऑफ लिपजिग कहा जाता है, लिपजिग। 1813 में बैटल ऑफ लिपजिग हुआ, जिसमें एलाइड कंट्रीज यानी इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, प्रसा, रसा, ये सभी देश एक तरफ थे और नेपोलियन के नेतृत्व में फ्रांस की सेना एक तरफ। और इस बैटल ऑफ लिपजिग में नेपोलियन की पराजय हुई, निर्णायक पराजय हुई। नेपोलियन भागने का प्रयास कर रहा था, भेष बदल करके समुद्र के रास्ते अमेरिका भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन सी पोर्ट के ऊपर पहचान लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। नेपोलियन के ऊपर एक इंटरनेशनल वॉर ट्रिब्यूनल में केस चलाया गया कि इसको कौन सा दंड दिया जाए। नेपोलियन को शांति का दुश्मन ठहराया गया और वॉर ट्रिब्यूनल में यह फैसला हुआ कि इसको अगर मृत्यु की सजा दे दी जाएगी, मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, तो वो सजा इसके लिए कम होगा, क्योंकि एक सैनिक है। ये हमेशा जान पर खेलता है और इसे इसके लिए मौत पे बड़ी सजा नहीं है। तो वॉर ट्रिब्यूनल ने इसको सजा दिया क्या कि इसको ऐसी सजा दे दी जाए जिससे कि ये तिल तिल करके मरता रहे पूरा जिंदगी। नेपोलियन को भेज दिया गया एक नो मैन आइलैंड, एल्बा नामक नो मैन आइलैंड में भेज दिया गया, जहां कोई आदमी नहीं था। उसको खाना पीना जो भी रसद सामग्री है सब कुछ दे करके अकेले एक आइलैंड में भेज दिया गया। लेकिन इस नो मैन आइलैंड में भी नेपोलियन मात्र 100 दिनों तक किसी प्रकार रहा और उसके बाद न जाने कौन सा वो सोर्स लगाया और वहां से भाग करके फिर फ्रांस आ गया। और फ्रांस आ गया तो इस समय फ्रांस में जो है एलाइड कंट्रीज ने वियना को कांग्रेस के डिसीजन के अनुसार फिर से बर्बन डायनेस्टी की शासन सत्ता स्थापित कर दी थी। नेपोलियन के फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचने के बाद राजा ने नेपोलियन को गिरफ्तार करने के लिए सेना भेजी, लेकिन नेपोलियन को जो सेना गिरफ्तार करने के लिए गई, उन सेनाओं को नेपोलियन ने इस प्रकार से जो है माइंड वॉश किया, मतलब इस प्रकार से उसको याद दिलाई कि तुम इस समय अपने कमांडर के सामने हो, तुम वो करोगे जो मैं आदेश दूंगा। और नतीजा हुआ कि सैनिक राजा के प्रति निष्ठा के बजाय नेपोलियन के प्रति निष्ठावान बन गए और सैनिकों ने नेपोलियन को ही कहा कि आप ही हमारे कमांडर हैं, आपका आदेश हम पालन करें। बोलिए क्या आदेश है? कहा कि ले चलो, हमको ले चल करके फ्रांस के राजा के गद्दी पर बैठाओ, अब से हम फ्रांस
किंग बनेंगे, और इस प्रकार से फिर से वो फ्रांस की गद्दी पर बैठ गया। लेकिन एलाइड कंट्रीज ने अधिक दिनों तक आशा नहीं देखा, और एलाइड कंट्रीज ने एक बार फिर से 1815 में एक संघ बना करके, यूनियन बना करके, इंग्लैंड, रसा, ऑस्ट्रिया, प्रसा, ये सभी कंट्रीज ने, हॉलैंड, ये सभी कंट्रीज ने एक संघ बना करके, एक यूनियन बना करके, एक जिसको एलाइड कंट्रीज कहा जाता है, और फिर से आक्रमण कर दिया नेपोलियन के ऊपर। 1815 में वाटरलू नामक जगह पर यह लड़ाई हुई। इसको बैटल ऑफ वाटरलू के नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ वाटरलू में एक बार फिर से नेपोलियन की डिसाइसिव यानी निर्णायक पराजय हुई। नेपोलियन अपनी जीवनी में लिखता है कि मेरे चारों तरफ लाखों गोलियों की बौछार हो रही थी, लेकिन काश मेरी किस्मत में एक गोली भी नहीं थी। यानी नेपोलियन फिर इस बार भी वाटरलू में भी लड़ाई में नेपोलियन की हार हो गई, फ्रांस की हार हो गई, लेकिन नेपोलियन फिर से जिंदा बच गया और फिर वो भागने का प्रयास कर रहा था भेष बदल करके अमेरिका, लेकिन सी पोर्ट पर फिर से पहचान लिया गया, फिर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर इंटरनेशनल वार ट्रिब्यूनल में उसके ऊपर मुकदमा चलाया गया, और फिर वार ट्रिब्यूनल का यही फैसला आया कि इसको मृत्यु दंड देना इसके ऊपर रहम करने के समान है, क्योंकि ये तो मौत का तो खेल खेलता ही है हमेशा, ये शांति का दुश्मन है। इसको फिर से ऐसा आइलैंड में भेजा जाए जहां से कि ये भाग नहीं सके। इस बार इसको सेंट हेलेना नामक आइलैंड में भेज दिया गया, जहां पर 1815 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी तक 6 वर्ष तक नेपोलियन जिंदा रहा, और उसके बाद टीवी या किसी रहस्यमय बीमारी के चलते 1821 ईस्वी में 1821 में नेपोलियन की मृत्यु सेंट हेलेना आइलैंड में हो गई, और इस तरह से नेपोलियन का राइज और नेपोलियन का फॉल हुआ। तो नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू के बाद यूरोप के डिफरेंट कंट्रीज ने ऑस्ट्रिया का कैपिटल वियना में एक कॉन्फ्रेंस किया, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया। इसको वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। 1815 का वियना कांग्रेस। इस वियना कांग्रेस का मकसद क्या था? इसका वास्तविक मकसद था लूट का माल बांटना, यानी जो जो कंट्री नेपोलियन के खिलाफ लड़ा है वो सब में फ्रांस के द्वारा लूटे हुए क्षेत्रों को आपस में बांटना, इसका वास्तविक मकसद था। लेकिन थ्योरेटिकल इसका मकसद क्या था? इसका थ्योरेटिकल पर्पस बतलाया गया कि एक न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड का निर्माण करना, न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड का निर्माण करना इसका मकसद बतलाया गया। लेकिन वास्तविक मकसद वियना कांग्रेस का था कि जो फ्रांस से छीने गए हैं क्षेत्र उसका आपस में बंदर बांट करना। ये 1815 ईस्वी में फ्रांस ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ये कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसको वियना कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। वियना कांग्रेस में जो पार्टिसिपेंट्स थे, जो विक्टोरियस कंट्रीज थे, इंग्लैंड, रसा, ऑस्ट्रिया, प्रसा, हॉलैंड इत्यादि जो विक्टोरियस कंट्रीज थे, इनके बीच एक एग्रीमेंट पर साइन हुआ। इस एग्रीमेंट को ट्रीटी ऑफ वियना के नाम से जाना जाता है। ट्रीटी ऑफ वियना के माध्यम से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की स्थिति को वापस करने का प्रयास किया गया। यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज अ ग्रेट रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैड बीन वेलकम्ड बाय मिडिल क्लास। फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाज स्पॉन्सर्ड बाय मिडिल क्लास। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से सभी प्रोग्रेसिव लोग, इंटेलेक्चुअल लोग, मिडिल क्लास के लोग, धनी मानी लोग, पढ़े लिखे लोग सभी काफी खुश थे। लेकिन फ्रेंच रिवॉल्यूशन के नाम पर जैकोबिन शासन में रॉबस्पियर ने जो कुछ किया और नेपोलियन के शासन के दौरान यूरोप के विभिन्न भागों में जिस प्रकार का कार्य किया गया, सैनिक विजयों के लिए जितना खून बहा गया, इससे क्या हुआ कि पूरे संसार भर के लोगों को
फ्रेंच रिवॉल्यूशन नाम से ही अब चीड़ होती थी। और यही कारण था कि 1815 के वियना कांग्रेस में अब सभी पार्टिसिपेंट्स ने, सभी सिग्नेटरीज ने, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना पर साइन किया था, उन्होंने अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की स्थिति को लागू करने का प्रयास किया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी की शासन सत्ता थी। लुई 16 अंतिम राजा थे। तो लुई 16 तो मर गए थे, उनको तो गिलोटिन की सजा दे दी गई थी, लेकिन उनके वंशज को फिर से फ्रांस की गद्दी पर बैठा दिया गया। यानी फिर से फ्रांस को अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वियना फ्रांस को फिर से एक मोनार्कियल स्टेट घोषित कर दिया गया और बर्बन डायनेस्टी की शासन सत्ता फ्रांस में फिर से कायम कर दी गई और बर्बन डायनेस्टी का रूलर फ्रांस में शासन सत्ता को संभाल लिया। इसके अतिरिक्त अन्य कई प्रकार के चेंजेज जो नेपोलियन के द्वारा और रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा किए गए थे फ्रांस में और यूरोप के अन्य भागों में, उन सबों को खत्म किया गया। लेकिन यहां पर एक बात उल्लेखनीय है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के द्वारा लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का जो स्लोगन दिया गया था, जो आइडियल्स प्रोवाइड किया गया था, साथ ही कई प्रकार के जो रिफॉर्म्स किए गए थे, जैसे क्लेरिकल प्रिविलेजेज का अंत, एरिस्टोक्रेसी के प्रिविलेजेज का अंत, ये सभी ऐसे रिफॉर्म्स थे जिसको वापस नहीं किया जा सकता था। और इस तरह से ट्रीटी ऑफ वियना के माध्यम से फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूर्व की स्थिति लागू करने का प्रयास जरूर किया गया, लेकिन सभी पुरानी स्थितियों को कायम करना संभव नहीं था। तो इस तरह से 1815 के वियना कांग्रेस के बाद एन एरा ऑफ कंजर्वेटिज्म का आगमन हुआ यूरोप में। एरा ऑफ कंजर्वेटिज्म यानी कट्टरवाद, रूढ़िवादिता का एक नया दौर शुरू हुआ। एक बात यहां और उल्लेखनीय है कि नेपोलियन के खिलाफ जो इंग्लैंड, रसा, ऑस्ट्रिया, प्रसा, हॉलैंड इत्यादि कंट्रीज ने एक जो यूनियन बना करके लड़ा था, इसका सबसे बड़ा रोल था इसमें ऑस्ट्रिया का, क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के समय लुई 16 जो थे वो ऑस्ट्रिया के हैब्सबर्ग डायनेस्टी के दामाद थे। यानी हैब्सबर्ग डायनेस्टी का ऑस्ट्रिया का जो राजा थे, उनकी बेटी थी मेरी एंटवाइनेट। मेरी एंटवाइनेट लुई 16 की वाइफ थी और मेरी एंटवाइनेट और उसके हस्बैंड लुई 16 दोनों को रिवॉल्यूशनरीज ने गिलोटिन पर चढ़ा दिया, मौत की सजा दे दी। तो इसका सबसे ज्यादा रिएक्शन शो किया था ऑस्ट्रिया ने, और ऑस्ट्रिया ने रिवॉल्यूशनरी अरेंजमेंट का, रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट का खात्मा करने का पूरा प्रयास किया था। और इस कारण से जब नेपोलियन की पराजय हुई तो समझा गया कि अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जितना भी रिजल्ट था वो सब अब समाप्त हो गया। और चूंकि इसमें ऑस्ट्रिया का बहुत बड़ा रोल था, ऑस्ट्रिया के डायनेस्टी, हैब्सबर्ग डायनेस्टी का बहुत बड़ा रोल था, इसी कारण से वियना कांग्रेस कहां हुआ? तो वियना में हुआ। 1815 में यह कांग्रेस वियना में हुआ, क्योंकि ऑस्ट्रिया की राजधानी थी वियना, और वियना का मतलब ये हैब्सबर्ग डायनेस्टी का और ऑस्ट्रिया के किंग का बहुत बड़ा रोल था इसमें। तो 1815 ईस्वी 1815 से अब एन एरा ऑफ यूरोपियन कंजर्वेटिज्म का शुरुआत हुआ। इस समय से हैब्सबर्ग डायनेस्टी की तूती बोलने लगी पूरे यूरोप में। हैब्सबर्ग डायनेस्टी के किंग के सामने अब यूरोप में कोई बोलने वाला नहीं था। और इस समय ऑस्ट्रिया का चांसलर थे ड्यूक मेटरनिक। तो अपने तो किंग एक्टिव नहीं रहते थे, उनकी तमाम शक्तियों का इस्तेमाल करते थे ड्यूक मेटरनिक। तो मेटरनिक इस समय पूरे यूरोप का तानाशाह था। 1815 से यानी वियना कांग्रेस से लेकर के 1848 तक का पूरा एरा जो था, यह मेटरनिक एरा कहा जाता था। मेटरनिक एरा, एन एरा ऑफ मेटरनिक, क्योंकि इस समय यूरोप में मेटरनिक की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था। इसलिए यह एरा ऑफ कंजर्वेटिज्म था, यह एरा ऑफ मेटरनिक था।
लेकिन कंजर्वेटिज्म के इस दौर में भी सभी पुरानी परंपराओं को कायम करना संभव नहीं था। तो कंजर्वेटिव्स बिलीव्ड द एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक मोनार्की, चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व। यानी कंजर्वेटिव्स जो रूढ़िवादी शासक भाग लिए थे वियना कांग्रेस में, तो उनका सोचना था कि सभी जो पुरानी परंपराएं थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले की जो परंपराएं थी, जिसके अंतर्गत स्टेट का जो स्वरूप था, गवर्नमेंट का जो स्वरूप था, सोसाइटी का, मोनार्की का, चर्च का जो प्रिविलेजेस था, सोशल जो हायरार्की था कि क्लर्जीमैन के बाद नोबल्स, उसके बाद कॉमन पीपल, राइट टू प्रॉपर्टी और फैमिली का, ये सब को प्रिजर्व किया जाए, ये सब को सुरक्षित किया जाए। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंजर्वेटिव्स ये बिलीव करते थे कि अब रिवॉल्यूशन से पहले की स्थिति में फिर से यूरोप के समाज को वापस लाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि समय बदल चुका था और फ्रेंच रिवॉल्यूशन जिन कारणों से हुआ था वो सभी कारण फिर से अगर उपस्थित कर दिया जाएगा यूरोप में, तो इसका मतलब होगा कि एक फिर रिवॉल्यूशन की परिस्थिति आ सकती थी। इस तरह से जो चीजें इररिलेवेंट थी, जैसे क्लेरिकल प्रिविलेजेस, एरिस्टोक्रेसी का प्रिविलेजेस, या जो टैक्सेज वगैरह का था कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट को टैक्स फ्री किया गया था, ये सभी चीजें जो इररिलेवेंट थी, जो नहीं पॉसिबल थी, उसको फिर से बहाल करना, लागू करना संभव नहीं था। ये कंजर्वेटिव्स बिलीव करते थे। और इस तरह से 1815 में वियना कांग्रेस में कंजर्वेटिव रूलर्स जो यूरोपियन कंट्रीज के थे, उन्होंने सभी परंपराओं को, सभी ट्रेडिशन को वापस करने का प्रयास किया, लेकिन टोटल को नहीं कर सके। तो rather they realized from the changes initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like monarchy. नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा प्रारंभ किए गए मॉडर्नाइजेशन को कंजर्वेटिव रूलर्स ने भी स्वीकार किया। नेपोलियन बोनापार्ट ने एक कोड ऑफ लॉ इंट्रोड्यूस किया था। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए कोड ऑफ लॉ का उल्लंघन नहीं किया कंजर्वेटिव रूलर्स ने वियना कांग्रेस में। नेपोलियन के द्वारा जो सुधार, रिफॉर्म शुरू किए गए थे, उसको बनाए रखा गया और बल्कि यह तय किया गया कंजर्वेटिव रूलर्स के द्वारा 1815 के वियना कांग्रेस में कि नेपोलियन के सुधारों की सहायता से मोनार्कियल सिस्टम को यूरोप में और मजबूत किया जाएगा। It could make a state power more effective and strong. तो मॉडर्न आर्मी का निर्माण किया जाएगा नेपोलियन के सुधारों के आधार पर। एक एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी का निर्माण जैसे नेपोलियन ने किया था, उस प्रकार से सुधारों को जारी रखना पड़ेगा और एक ब्यूरोक्रेसी को, यानी नौकरशाही प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। और इकोनॉमी को बूस्ट करने का प्रयास किया था नेपोलियन ने। वेट्स एंड मेजर्स को स्टैंडर्डाइज किया था। नेपोलियन ने बैंक ऑफ पेरिस की स्थापना की थी। गिल्ड सिस्टम को उसने समाप्त कर दिया था। ये सब नेपोलियन के ऐसे कार्य थे। और इंटरनल कस्टम ड्यूटी को भी नेपोलियन ने एबोलिश कर दिया था। नेपोलियन के इन कार्यों से क्या हुआ था कि ट्रेड और इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ था फ्रांस में। कंजर्वेटिव रूलर्स ने भी 1815 ईस्वी के वियना कांग्रेस में यह तय किया कि नेपोलियन के जिन सुधारों के माध्यम से इकोनॉमी को बूस्ट मिला है, मजबूती मिली है, उसको जारी रखा जाएगा। यानी कंजर्वेटिव रूलर्स का फीलिंग था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पूर्व की स्थिति में लौटे, लेकिन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन की अच्छी अच्छी बातें हैं उसको बनाए रखा जाए। एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम could strengthen the autocratic monarchies of Europe. तो कंजर्वेटिव रूलर्स ने यह भी तय किया कि जो सर्फडम यानी दास प्रथा का उन्मूलन है वो सही है। इससे मोनार्कियल सिस्टम कमजोर नहीं होगा, इससे और मजबूत होगा। फ्यूडलिज्म का अंत नेपोलियन ने किया था। तो फ्यूडलिज्म के अंत को भी
कंजर्वेटिव्स ने वियना कांग्रेस में सही माना, क्योंकि फ्यूडलिज्म के अंत होने से राजाओं की शक्ति बढ़ेगी। तो इस तरह से नेपोलियन के द्वारा किए गए कई सुधारों को कंजर्वेटिव रूलर्स ने वियना कांग्रेस में सही ठहराया और उसका विरोध नहीं किया। तो 1815 में रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ यूरोपियन पावर्स, ब्रिटेन, रसा, प्रसा, ऑस्ट्रिया, जिन्होंने कलेक्टिवली नेपोलियन बोनापार्ट को पराजित किया था, उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मिलकर के और जो है एक समझौते का ड्राफ्ट तैयार किया। इस कांग्रेस की अध्यक्षता का काम किसने किया? इस कांग्रेस, वियना कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप का काम किसने किया? तो ड्यूक मेटरनिक ने किया। ड्यूक मेटरनिक यह ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तो द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। ड्राफ्ट ऑफ ट्रीटी ऑफ वियना को तैयार किया गया और इसके ऊपर सभी सिग्नेटरीज ने दस्तखत किया। तो विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग नेपोलियनिक वॉर्स। तब बर्बन डायनेस्टी, तो देखिए ट्रीटी ऑफ वियना के माध्यम से कौन कौन सा चीज किया गया, ये हम लोग स्टडी करते हैं कि बर्बन डायनेस्टी की शासन सत्ता को फिर से लागू कर दिया गया। तो विच हैड बीन डिपोज्ड ड्यूरिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशन, तो वाज रीस्टोर्ड टू पावर। फ्रांस लॉस्ट टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों के ऊपर कब्जा कर लिया था, उन क्षेत्रों को फ्रांस से छीन लिया गया। कई स्टेट्स क्रिएट किए गए फ्रांस के बाउंड्री पर, चारों तरफ से मजबूत स्टेट्स क्रिएट किया गया ताकि भविष्य में नेपोलियन जैसा कोई और रूलर फ्रांस का नहीं हो सके। और भविष्य में अगर वो तानाशाह बनने का प्रयास करे तो उसके बॉर्डर पर जो कंट्री हैं वो उसको रोकने का काम करेंगे। तो इसके लिए अ सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेट अप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर। और इसके अंतर्गत कौन कौन से किंगडम को मजबूत किया गया? तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स को कुछ टेरिटरीज, फ्रांस के कुछ टेरिटरीज दे करके मजबूत बनाया गया। इसके अंतर्गत कौन कौन था नीदरलैंड के अंतर्गत? तो विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ में, फ्रांस के नॉर्थ में किंगडम ऑफ नीदरलैंड को स्टैब्लिश किया गया कि ये फ्रांस में अगर भविष्य में कोई रूलर नेपोलियन की तरह तानाशाह बनेगा तो उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। जेनेवा वाज एडेड टू पीडमोंट, जेनेवा पीडमोंट को दे दिया गया। इन द साउथ, तो साउथ में पीडमोंट को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया गया, उसको जेनेवा दिया गया। परसा भी एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी था, परसा ने भी नेपोलियन को पराजित करने में प्रमुख भूमिका अदा की थी, इसलिए परसा को भी पुरस्कृत करने की आवश्यकता थी। तो परसा वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर्स। तो परसा को भी कुछ नए क्षेत्र दिए गए वेस्टर्न फ्रंटियर पर। ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली। सबसे मेन रोल ऑस्ट्रिया का था। ऑस्ट्रिया ने ही सभी देशों को इकट्ठा किया था नेपोलियन के खिलाफ। तो ऑस्ट्रिया को नॉर्दर्न इटली दे दिया गया। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स हैड बीन सेट अप बाय नेपोलियन वाज लेफ्ट अनटच्ड। नेपोलियन ने 400 से अधिक जर्मन कैंटन्स को, डचीज को और किंगडम्स को 39 स्टेट्स में यूनिफाई किया था। यह नेपोलियन का एक इंपॉर्टेंट रिफॉर्म था, लेकिन इस रिफॉर्म को जारी रखा गया और 39 स्टेट्स को टच नहीं किया गया ट्रीटी ऑफ वियना के माध्यम से। इन द ईस्ट रसा वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड। रसा को पोलैंड का एक पार्ट दिया गया। रसा भी एक इंपॉर्टेंट कंट्री था जिसने नेपोलियन को पराजित किया था। तो इस तरह से रसा को भी पुरस्कृत किया गया, उसको पोलैंड का एक पार्ट पूरब में दिया गया। प्रसा वाज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सोनी, सैक्सोनी का एक क्षेत्र प्रसा को दिया गया। तो इस तरह से रसा को, प्रसा को, पीडमोंट को, जो है ऑस्ट्रिया को, सभी देशों को नए नए क्षेत्र देकर के मजबूत बनाने और पुरस्कृत करने का काम किया गया, ताकि भविष्य में नेपोलियन के जैसा कोई तानाशाह अगर फ्रांस में उभर कर सामने आए तो उसका मुकाबला कर सके ये सभी आसपास के बॉर्डर कंट्रीज। तो द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रोन बाय नेपोलियन एंड क्रिएट अ न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप। तो ट्रीटी ऑफ वियना के माध्यम से जो रिफॉर्म किए गए उन सभी का मकसद था कि
एक ऐसी व्यवस्था कायम करना जिसमें जो है कंजर्वेटिव रूल बढ़िया से चल सके, मोनार्कियल सिस्टम यूरोप का मजबूत हो सके। तो ये मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था। और इसी के साथ आज का यह विश्लेषण समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज अगर वीडियो का एनालिसिस पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।